डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन में वेशभूषा में बड़े उतार चढ़ाव आए। धनाभाव के कारण उनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही सरल था। उनके पास पहनने के लिए कीमती वस्त्र नहीं थे। वे सादे सरल कपड़ों में ही जीवन व्यतीत करते थे। विदेशों में पढ़ने के बाद उनकी वेशभूषा में बड़ा बदलाव आया और वे अच्छे वस्त्र पहनने लग गए। साफ सुथरे कपड़े तो वह पहले से भी पहनते थे, पर अच्छे और महंगे सूट पहनने का शौक उन्हें हो गया। उन्हें चटकीले वस्त्र पसंद नहीं थे। उनके कपड़ों का रंग अधिकतर गेहुआ, बादामी, स्लेटी तथा सफेद हुआ करता था। रंग बिरंगी टाइयां भी वे रखते थे। जब वे सूट पहनकर निकलते या कहीं भाषण देते तो उनकी छवि निराली होती थी। उनका साफ रंग, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, सफाई से कटे हुए बाल आदि प्रत्येक रंग के सूट के साथ बड़े अच्छे लगते थे। जब वह किसी बड़े आदमी से मिलने जाते या किसी सभा में भाषण देने जाते तो वे सूट अथवा बंद गले का कोट पहनकर ही जाते थे। उनके कपड़ों में सादगी तथा गंभीरता झलकती थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर घर के बाहर हमेशा सूट पहनते और घर के अंदर वे प्रायः कुर्ता पैजामा पहनते थे। शाम के वक्त वे आरामदेह वस्त्र पहनकर लॉन में बैठा करते थे और घंटों तक आगंतुकों से दर्द भरी कहानियां एवं घटनाएं सुना करते थे। उनका मानना था कि व्यक्तित्व का सर्वप्रथम प्रभाव कपड़ों से ही होता है। उन्होंने शिक्षित दलित नवयुवकों को सलाह दी कि वे अपने अपने गांवों तथा मोहल्लों में साफ सुथरे कपड़े पहनकर निकला करें। उनका ऐसा करना ही दलित समाज के स्त्री पुरुषों को सफाई एवं अच्छे वस्त्रों की ओर आकर्षित करेगा और इस प्रकार वे समाज की सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। भीमराव का जीवन बड़ा ही व्यस्त था, लेकिन अपनी वृद्धावस्था में भी वे संगीत सुनने के लिए कुछ समय निकाल लिया करते थे। उन्हें संगीत का पहले से ही कुछ शौक था। उनका अपना दृष्टिकोण था कि प्रत्येक आदमी को संगीत और कला से प्रेम करना चाहिए। अंबेडकर ने अपने जीवन में वायलिन सीखने की पाठ सुने। वे फोटो खिंचा करते थे और जब नौकर उनसे यह कहता कि उनकी चित्रकारी बड़ी सजीव है तो वे हंस दिया करते थे। अच्छे चित्रों एवं वास्तुकला के सुंदर नमूनों में उनकी विशेष रुचि थी। उन्हें इस बात की बड़ी शिकायत थी कि भारत में कला की प्रशंसा को जातिवाद तक सीमित कर दिया गया है। कोई कलाकार यदि किसी विशेष कला में रुचि रखता है तो उसे जाति विशेष में ही पैदा होना चाहिए। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय समाज में कला के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्षति देखने को मिली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वृहद पुस्तकालय, कीमती कपड़े, विभिन्न प्रकार के पेन, आलीशान कार, विविध प्रकार के शू तथा बूट और दुर्लभ चित्रों का संकलन, सभी चीजों उनकी बहुमुखी रुचि का मात्र प्रदर्शन ही नहीं बल्कि उनके आकर्षक विजेता व्यक्तित्व की जीवित लक्षण थी। अंबेडकर ने अपने अनुभव से वह सब कुछ प्राप्त किया जिसमें उनकी रुचि थी। ये वस्तुएं एक ऐसी महान व्यक्ति द्वारा छोड़ गई जीवन चिन्ह थी जिसे भूख का सामना करना पड़ा, जिसे मामूली गाड़ी से ढकेला गया, होटलों से खदेड़ा गया और कॉलेजों, अदालतों एवं दफ्तरों से बहिष्कृत किया गया। अंबेडकर ने अपनी कड़ी मेहनत से अपने समय को बदलना और एक ऐसा भी समय आया जब वे अपनी रुचि की हर वस्तु को खरीद सकते थे। बड़े और विविध प्रकार के फाउंटेन पेनों में उनकी बड़ी रुचि थी। वे घंटों तक लिखते रहते थे, इसलिए वे बड़े पेनों के शौकीन थे ताकि स्याही जल्दी खत्म ना हो। अंबेडकर के अंदर आत्मसंयम था। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उनके जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य थे। पुस्तकों के अध्ययन में लीन रहना उनका बहुत बड़ा शौक था। उन्हें कुछ लोग किताबी कीड़ा भी कहा करते थे। यही कारण है कि सामाजिक चहल पहल के लिए उनके पास समय नहीं था। कभी कभी वे पिक्चर देखने जाया करते थे। अछूत कन्या नामक एक फिल्म भी उन्होंने देखी और उसे देखकर उनकी आंखें वेदना से भर गई।
अपने बचपन में उन्होंने क्रिकेट का खेल भी देखा। जब वे अपने परिवार के सदस्य से नाराज होते थे तब वे एक मूर्ति के सामने शांत बने रहते थे। उन्होंने वर्षों तक निरंतर संघर्ष किया और अनेक प्रकार की मुसीबतों से घिरे रहे। वृद्धावस्था में चलना उनके लिए कठिन हो गया। चलने के लिए वह किसी छड़ी या लाठी का सहारा लिया करते थे। अंबेडकर को पशुपालन का शौक भी था। उन्होंने बहुत से कुत्तों को पाल रखा था और उनकी कोठी में मुर्गी खाना बना था, जिसमें वे मुर्गी मुर्गों को भी पालते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को केवल किताबें खरीदना एवं पढ़ने का ही शौक नहीं था, बल्कि उन्हें संभाल कर रखना, व्यवस्थित रूप में करना भी उनको पसंद था। अंबेडकर को जब आंखों का रोग हुआ तो वह फूट फूट कर रोए कि कहीं उनका पुस्तक पढ़ना बंद ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि यदि उनकी आंखों की रोशनी चली गई तो वे अपने जीवन को अंत कर लेंगे। पुस्तकों के अभाव में उनका समस्त जीवन शून्य था। जब कभी भी वे नई पुस्तक लिखते तो उनको बहुत खुशी होती थी, और जब वह अपने विचारों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित होते हुए देखते तब उन्हें असीम आनंद की अनुभूति होती थी। उनकी रुचियां स्वतंत्र थीं। अंबेडकर का मानना था कि यदि मनुष्य को अपनी रुचि के अनुसार काम या रोजगार ना मिले तो आर्थिक व्यवस्था खुशहाल नहीं हो सकती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न केवल महान आदमी और एक ठोस विद्वान के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे, बल्कि वे प्रभावशाली वक्ता भी थे। एक बार उन्होंने किसी पत्रकार से कहा, तुम्हें मेरे परिश्रम एवं पीड़ाओं का तनिक भी एहसास नहीं होगा। यदि तुम मेरे स्थान पर होते तो नष्ट हो गए होते। उनके प्रभावशाली वक्ता होने का रहस्य उनके जीवन का एक निश्चित आदर्श के प्रति निष्ठा एवं भक्ति थी। जीवन भर उन्होंने अपनी शक्तियों का विकास किया और उन्हें अपने लोगों के मुक्ति संग्राम में निष्ठापूर्वक अभिव्यक्त किया। दलितों की मुक्ति ही उनकी सांस थी और उनके रक्त की ज्वाला भी। उसी आदर्श की प्राप्ति के लिए अंबेडकर ने अपने समस्त ज्ञान, सामर्थ्य, सुख एवं परिश्रम को अर्पित कर दिया था। अंबेडकर में कर्म, ज्ञान एवं चिंतन सभी का अच्छा समन्वय था। उन्होंने शिक्षा एवं राजनीति के क्षेत्र में तहलका मचा दिया था। अंबेडकर का अथाह ज्ञान, आदर्श का अनुसरण और कर्तव्य के प्रति निष्ठा उन्हें प्रभावशाली वक्ता बनाने में समर्थ हुए। समय एवं परिस्थिति को पहचानने की उनमें अद्भुत शक्ति थी। उनके जीवन में आदर्शवाद और व्यवहारिकता तथा ज्ञान और अनुभव का अनुपम समन्वय था। व्यक्तिगत ईमानदारी और बौद्धिक निर्भीकता उनके व्यक्तित्व की सुंदर विशेषता थी। यही कारण है कि उनका अपने लोगों पर अटूट प्रभाव था। जनता की भी उनमें अटूट आस्था थी। वह वास्तव में जन समुदायों के लिए लोकप्रिय नेता थे। डॉक्टर अंबेडकर प्रभावशाली वक्ता एवं नेता दोनों ही थे। उनकी मान्यता थी कि नेता को जनता का दलाल नहीं होना चाहिए। समय एवं परिस्थिति के अनुसार जनता की आवश्यकताओं और मांग की वकालत करनी चाहिए। वह स्वयं एक ऐसे नेता थे जिसने अपने लोगों के समक्ष मुक्ति का सच्चा मार्ग प्रस्तुत किया। उनका भाषण जनता को खुश करने या उनके मनोरंजन करने के लिए कभी नहीं होता था। उनके प्रत्येक वक्तव्य तथा भाषण में अपने मिशन की ही रोशनी झलकती थी। मंच एवं संसद दोनों में डॉक्टर अंबेडकर एक प्रभावशाली वक्ता थे। उनका भाषण सरल, स्पष्ट एवं तीखा हुआ करता था। उनके भाषण की अपनी विशेषता थी। वे जो कुछ कहते थे उसमें उनका अटूट विश्वास होता था। संसद में उनके भाषण बड़े ही ज्ञानवर्धक हुआ करते थे और सभी सदस्य उन्हें बड़े ध्यानपूर्वक सुना करते थे।